हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन स्टडीज कॉलेज। आपके कॉमर्स को बना देता है बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। साथ ही हम पढ़ेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये वीडियो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहली वीडियो इंपॉर्टेंट थी। इन दोनों वीडियोस में से डेफिनेटली फुल फ्लेज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ही। आपको एग्जाम में ये अपने आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा पेपर में। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा सो दैट आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये थ्योरी भी हमें प्रोफेसर जेएम केन्स ने दी है और इस थ्योरी को भी हम केनेजियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सारी की सारी केनेजियन थ्योरी पर ही बेस्ड है। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में है, जब टोटल सेविंग इकोनॉमी की एंड टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों की दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं, तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कही जाती है। मतलब जब ये सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जितने लोग सेव कर रहे हैं या जितनी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोनों बराबर आ जाएं, तो वो कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। नेक्स्ट क्या है, एजम्पशन। जैसे हमने एडी एंड एएस अप्रोच जब पढ़ी थी तो उसमें कुछ एजम्पशन ली थी, ये भी कुछ ना कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है और इसकी भी वही एजम्पशंस हैं जो हमने एडी और एएस पे पढ़ी थी। क्लियर? फर्स्ट क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी। ये अप्रोच भी जो है टू सेक्टर पे ही अप्लाई होती है। पहली बात तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी स्टडी है वो है ही टू सेक्टर इकोनॉमी की स्टडी, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर के ऊपर ही हमने स्टडी करनी है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी जो हम पढ़ेंगे वो टू सेक्टर इकोनॉमी की ही पढ़ेंगे, जिसमें कौन से दो सेक्टर होंगे, एक होगा हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड वन इज फर्म सेक्टर। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मींस वो इनकम से इफेक्ट नहीं होती है, जितना कंसीडर कर लिया वो उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, कि इकोनॉमी में प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा है एंड ये जो इक्विलिब्रियम है ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, लॉन्ग रन नहीं है। नेक्स्ट, टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन अगेन हमारा सेम वही स्केड्यूल बनेगा इसमें। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इनकम, क्योंकि सेविंग किस पे डिपेंड करती है, इनकम पर करती है ना। तो इनकम, इसमें हमने 100 का गैप लेना है, 200, 300, 400, 500। देन हम कंजम्पशन निकालेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम कंजम्पशन क्यों निकाल रहे हैं, तो देखो बेटा, जब हमारी जो इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है, कि जितना भी हम कंज्यूम करें प्लस जितना भी हम सेव करें। मतलब मेरी इनकम या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी, तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसीलिए मुझे ये दोनों फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले कंजम्पशन लिखूंगी। कंजम्पशन का जो स्केड्यूल हमने बनाया था वो 40 से शुरू किया था और उसमें 80 का गैप था। तो अगेन मैं वही बनाऊंगी, 120, 200, 280, 360, देन 440। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने क्या एज्यूम की हुई है, वो है कांस्टेंट, तो 40 में ले लेंगे। थर्ड, अब हमने क्या निकालना है, सेविंग। सेविंग किसके इक्वल होती है, जब हम y में से c माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। तो आपने इन दोनों को माइनस करना है, -40, -20, 0, 20, 40, 60, ये बन गया। अब इसमें हमें एडी और एएस वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रिमार्क्स लिख सकते हैं।
यहाँ पर अब रिमार्क्स में देखो, हमें क्या चाहिए था, सेविंग कॉलम बन चुका है, हमें क्या चाहिए था, इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारा कॉलम बन चुका है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, यस दिस इज द नंबर। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ये जो केस है ये इक्विलिब्रियम केस कहलाएगा। अब इसके ऊपर और नीचे के केसेस क्या हैं, यहाँ पर देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेटर देन है सेविंग से, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, अगेन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यहाँ पर देखो सेविंग ग्रेटर होगी, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अब ये रिमार्क्स हमें क्या शो करते हैं कि हमारे जो इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी में वो तो कहाँ अचीव होगा, वो इस पॉइंट पे अचीव होगा, बट हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में ये कंडीशंस भी चल रही हो और ये कंडीशन भी चल रही हो, तो इन केसेस में क्या होगा, हम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रीस्टोर करेंगे, अचीव करेंगे। ओके, तो ये कैसे होगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा था स्केड्यूल। अब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए अगेन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करोगे और उनको लेबल करोगे, विदाउट इसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ले लिया, यहाँ पर हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व शो करनी है, तो यहाँ पे हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ करेंगे। अब सेविंग हमारी देखो नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए मैंने इस लाइन को ज्यादा ड्रैग किया है कि हम नेगेटिव सेविंग शो कर सके। तो जब हमारी कर्व बनेगी वो ये बनेगी, दिस इज आवर सेविंग कर्व जो स्लोप अपवर्ड है, पहले नेगेटिव थी, जीरो भी थी एंड देन इंक्रीज हुई। अब इन्वेस्टमेंट देखो कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रन करती है, क्योंकि उस पर किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इनकम का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इनकम चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में जो इन्वेस्टमेंट लाइन है वो ये लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इस केस में दिस इज द पॉइंट एंड ई जो है वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों, बिकॉज हियर सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट कब एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम कंसीडर होगा। उसके साथ साथ अगर मैं उस पॉइंट को डॉटेड लाइन करके नीचे ड्रॉ करूं तो दिस इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इतना क्लियर है। अब देखो हो हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल चले, हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो और इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है कभी सेविंग भी ज्यादा हो सकती है इन्वेस्टमेंट कम हो, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सेविंग कम हो, दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगे, रीस्टोर करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्टोरेशन प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में सिंपल, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो E is the point of equilibrium where S is equals to I. At this point, and OY is the level of income, कि इस पॉइंट पे OY जो है वो लेवल ऑफ इनकम है। आप आउटपुट भी लिख सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो। क्लियर। अब हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारी इकोनॉमी में सेविंग ज्यादा हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई, सेविंग कम हो गई। तो इन दोनों कंडीशंस को हम डायग्राम में कहाँ शो करेंगे, तो वो क्या होगा, जो ई पॉइंट है वो पॉइंट्स या तो इसके लेफ्ट में आएंगे या राइट में आएंगे। अब देखो ई का जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो ये ऊपर है
और ये जो सेविंग कर्व है ये नीचे है, इन्वेस्टमेंट ऊपर सेविंग नीचे, तो इस केस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है, इट मींस हियर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। अगर मैं इसके राइट साइड में चली जाती हूँ तो राइट साइड में क्या है, सेविंग कर्व ऊपर है इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे है, तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है इतना? अगर हमारी इकोनॉमी में ये कंडीशन चल रही है या ये कंडीशन चल रही है तो हमारी इकोनॉमी में जो हमारे दोनों हाउस होल्ड सेक्टर है या फर्म सेक्टर है वो क्या करेंगे कि जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम अगेन रिस्टोर हो जाए। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं ये वाला, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। अब आप यहां देखो, स्केड्यूल देखो, ये वाला केस है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, सेविंग सेविंग मींस इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है। अब प्रैक्टिकली समझ के देखो, देखो हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं और जो फर्म सेक्टर हैं, अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट या सेविंग, सेविंग करेगा। जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सेविंग करता है और जो फर्म सेक्टर है वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ये केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है सेविंग कम है। सेविंग कम होने का मतलब क्या हुआ, मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सेव कम कर रहे हैं, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, मींस कंजम्पशन ज्यादा है। समझे मेरी बात? थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो कि अगर मैं अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन सेव करूंगी तो मैं खर्च कम करूंगी, और अगर मैं कम सेव करूंगी तो मैं ज्यादा खर्च करूंगी। तो इस केस में क्या है, इस केस में है कि मैं सेव कम कर रही हूं, सेविंग मेरी कम है, तो सेविंग अगर मेरी कम है तो मैं ज्यादा खर्च कर रही हूं। ज्यादा खर्च करने का मतलब है कि मेरी डिमांड्स, हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड जो है वो कहीं यहां लाई कर रही है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट थी ये सेविंग थी, तो सेविंग कम होने की वजह से कंजम्पशन ज्यादा हो रही है। कंजम्पशन किससे ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा हो रही है। तो हमारी जो कंजम्पशन है वो कहीं यहां लाई कर रही है, डिमांड यहां लाई कर रही है। इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर्स जो हैं या जो फर्म सेक्टर है वो इस चीज को अटेन करने की कोशिश करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे करेगा, मार्केट से लेबर को हायर करेगा, उनको काम पे लगाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जितनी लोगों की डिमांड है उतना ही फर्म सेक्टर प्रोड्यूस करके उनको दे देगा। तो इस केस में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई और यहाँ पर डिमांड जितनी थी वो दोनों का लेवल बराबर आ गया। तो उस केस में क्या हुआ, हमारी जो है इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगेन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उस टाइम पे इकोनॉमी इस साइड को मूव करेगी और यहाँ अगेन इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। समझ आया? मैंने सिंपली एक बार समझाती हूँ, अगर मेरी सेविंग कम है तो मेरी कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट अगर मेरी कम है तो प्रोड्यूसर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इतनी करेंगे कि कंजम्पशन के बराबर आ जाए। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगी इट मींस ये पॉइंट हमने दोबारा से अचीव कर लिया। क्लियर? अब हम आते हैं कि अगर ये इकोनॉमी में कंडीशन चल रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग यहां पर है ज्यादा। ओके, अगर सेविंग ज्यादा है इट मींस मैं कंजम्पशन क्या कर रही हूं, कम कर रही हूं, तो मेरी कंजम्पशन लेवल कहीं यहां होगा, डिमांड लेवल मेरा कम होगा। अब ये जो मेरा लेवल है इसको तो मैं नहीं हटा सकती, तुम प्रोड्यूसर्स को चेंज करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, उनके पास तो जो सामान ऑलरेडी बना हुआ है वो भी अनसोल्ड है, स्टॉक ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को कट डाउन करेंगे, मतलब बंद कर देंगे प्रोडक्शन, और जब तक ये जो अनसोल्ड स्टॉक है वो बिकेगा नहीं, खत्म नहीं हो जाता, तब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा का सारा अनसोल्ड जो स्टॉक है वो बिकना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी और इक्वल आ जाएंगे। तो अगेन सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगे और अगेन इस केस में जो हमारी इकोनॉमी है वो इस साइड को मूव करेगी और इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो ये केस था हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का। ये दोनों अप्रोचेस, एडीएएस अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दोनों अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, अच्छे से इसको याद कर लो, घोटा मार लो, रट्टा मार लो, जो हो आपने करना है, जैसे आपने प्रिपेयर करना है कर लो। इनमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन
आपको प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेगा, आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएगा, आपके क्लास टेस्ट भी होंगे ना तो टीचर डेफिनेटली डालेगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं इक्विलिब्रियम लेवल की। अब ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जो हमारी किनेजियन थ्योरी है या जो हमारे प्रोफेसर जेएम केन्स है वो हमें कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम अचीव करती है व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस। ये तो हम पढ़ चुके हैं एडी एंड एएस अप्रोच में कि मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाएगी। ओके, पर यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल तो होंगे, बट यहाँ पे भी 3 कंडीशंस आ सकती हैं। मतलब जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा वहां पर एडी और एएस तो इक्वल होंगे, बट डिफरेंट लेवल्स आ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट के। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि इक्विलिब्रियम जो हम अचीव करते हैं कि जहां पर एडी और एएस इक्वल हैं, वो 3 कंडीशन पे हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ओके, या अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, या ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। मतलब या तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा कि एडी एएस इक्वल हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मतलब सभी लोगों को काम मिला हुआ है, या हो सकता है अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल हो कि एडी और एएस तो इक्वल हैं बट जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और तीसरा ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल मींस एडी और एएस इक्वल हैं पर जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो ओवर एम्प्लॉयमेंट है। अब ये कंडीशंस क्या हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल कौन सी सिचुएशन है? इट इज दैट सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल्स टू एएस। ये कंडीशन तो हर जगह सेम रहेगी कि एडी और एएस तो इक्वल हैं at full employment, which means resources are fully employed। अब इसका मतलब ध्यान से समझो, जहां पर एडी और एएस इक्वल हैं वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, मतलब इक्वल आ गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब सभी लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। ओके, अब अगर मैं इसको डायग्राम में प्रेजेंट करूं, ये हमारी डायग्राम थी इनिशियल कि एडी और एएस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर जितने भी लोग हैं, हमने ये माना है कि इतने ही हमारी इकोनॉमी में लोग हैं और इतने लोगों को काम मिला हुआ है। 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग फुली एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, ठीक है। बाय चांस अगर इस डिमांड को बढ़ा दिया जाए, ये कर्व मतलब ऊपर चली जाए या शिफ्ट होकर नीचे आ जाए, तो हमारी इकोनॉमी में ओवर एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ जाएगी। अगर ये एडी कर्व ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने का मतलब ओवर हो रही है कोई चीज, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ओवर हो गई, तो ओवर होने से ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल की कंडीशन आ जाएगी। अगर ये एग्रीगेट डिमांड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, मींस किसी चीज के अंडर आ रही है, नीचे आ रही है, तो अंडर आने की वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें, जो ये डायग्राम है ये हर एक जगह पे बनेगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सा है? जहां पे एडी एएस इक्वल है और सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं, तो ये डायग्राम इसकी आ गई। अब हम आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट पे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है? इट इज दैट सिचुएशन वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। देखो कंडीशन तो वही पे है कि एडी और एएस इक्वल है, बट रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। पर हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है ना वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है। मतलब 10 लोग अगर हमारे इकोनॉमी में है तो उसमें से सिर्फ 8 लोगों को काम मिला है, 2 लोग अनएम्प्लॉयड है। अब इस केस में क्या होगा? ये हमारी एएस कर्व थी और ये हमारी एडी कर्व थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ये इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर जो है
एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, O1। हमारी इकोनॉमी में इतने लोग हैं, तो हमारी इकोनॉमी क्या एक्सपेक्ट करती है, यहां पर इक्विलिब्रियम आए सो दैट सभी लोगों को काम भी मिल जाए। पर कंडीशन क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो हमारी कर्व है नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। नीचे की तरफ मतलब अंडर आना है ना, किसी चीज के अंडर, हमारी कर्व ऐसे आ जाएगी, ये हमारी एक्चुअल एडी हो जाएगी। एक्चुअल एडी का मतलब क्या है कि हमारे को तो चाहिए कितनी, इतनी कि सभी लोगों को काम मिल जाए, बट एक्चुअल कंट्री में डिमांड कितनी हो रही है, इतनी हो रही है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या है, इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, ये पॉइंट आएगा जहां पर एएस और एडी को इंटरसेक्ट करते हैं। हमने तो वही पॉइंट इक्विलिब्रियम का लेना है ना। तो यहां पर क्या है, अब इतने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। हमने क्या कहा था, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। यहां पर अगर हम देखें तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यहां से ये पूरे मींस y1 इज अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज, इतने लोगों को काम नहीं मिला हुआ है। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी एक्सपेक्ट करती है कि एडी एएस यहां पर इक्विलिब्रियम पे हो और सभी लोगों को काम मिल जाए। बट कंडीशन क्या आ गई कि सभी लोगों को काम नहीं मिला हुआ है, पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है यहां पर। तो इस पॉइंट पे एडी और एएस तो इक्वल हैं, बट रिसोर्सेज सिर्फ इतने ही एम्प्लॉयड है, इतने रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है, इतने लोग बेरोजगार हैं। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। क्लियर। अब हम आते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। अब ये कौन सी कंडीशन है, ओवर मींस कोई चीज ज्यादा होना। इट इज दैट सिचुएशन वेयर अगेन एडी और एएस तो इक्वल हैं, बट रिसोर्सेज आर ओवर एम्प्लॉयड। जो रिसोर्सेज है ना वो ओवर एम्प्लॉयड है। सबसे पहली बात, जो ये कंडीशन है ना, ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर हम वर्ल्ड में देखें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं करती, अब आप खुद सोचो। मैंने क्या कहा, रिसोर्सेज आर ओवर एम्प्लॉयड। हमारी इकोनॉमी में 10 लोग हैं सिर्फ, क्या आप 12 लोगों को काम पे लगा सकते हो, नहीं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये कंडीशन है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये जस्ट इसका एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। तो अब ये क्या कहता है, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर रिसोर्सेज को हमने ओवर एम्प्लॉयड किया हुआ है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। ठीक है, देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल था। इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहां पर आएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कितने हैं, इतने लोगों ही हैं हमारी इकोनॉमी में और इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। बट कंडीशन क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर का मीन्स हमें एडी कर्व को ऊपर शिफ्ट करना है। तो हमारी जो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, ये कर्व बन गई, दिस इज एडी कर्व, एक्चुअल एडी कर्व। होनी चाहिए कंडीशन इतनी, बट कंडीशन है इतनी हमारी इकोनॉमी में। इस केस में इक्विलिब्रियम लेवल कहां पे होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसको एफ पॉइंट ले लो। अब यहां पर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, OY1 लोग एम्प्लॉयड है, मतलब YY1 जो लोग हैं वो क्या हैं, ओवर एम्प्लॉयड। हमारी इकोनॉमी में तो है ही सिर्फ OY लोग, तो क्या हम YY1 एक्स्ट्रा लोगों को काम दे सकते हैं, जब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, नहीं करना होगा ना, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़े तो हम ये शो कर सकते हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम यहाँ होना चाहिए, बट ओवर एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव होता है। मतलब हमारी इकोनॉमी में इतने लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, बट हमने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, यानी कि जो एक्चुअल रिसोर्सेज है उससे भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। तो हम ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जरूर शो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो 3 लेवल हैं, ये लेवल हमें हमारे किनेजियन थ्योरी बताती है कि इक्विलिब्रियम 3 कंडीशंस पर अचीव हो सकता है। आप इसे कंडीशन कह लो, इसे लेवल कह लो, इसे कैटेगरीज कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ पर अचीव हो सकता है। और ये तीनों कंडीशन पे एडी और एएस इक्वल होंगे, बट एक जगह पर सभी लोगों को काम मिला होगा,
एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को काम मिला होगा और कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, और एक जगह पर जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोगों को हमने काम दिया है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हमने जो पढ़ा था इक्विलिब्रियम अप्रोचेस पढ़ी थी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसके सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपका काम है सिर्फ कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेहनत तो बहुत लगती है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।